हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल साइंसेज की बाइट्स। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को अलग अलग ग्रुप्स में कैसे बांटते हैं। उनके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम उनको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के आधार पर कि वो ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है, या वो फ्लोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या वो हार्ड हैं या सॉफ्ट हैं, वो लस्ट्रस हैं या नॉन लस्ट्रस हैं, उनके अपीयरेंस के आधार पर, उनके कलर के आधार पर, इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, बांटते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे बाकी जो भी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप सारे हैंड रिटन नोट्स भी आप पा सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आप डेली लाइफ में आप देखते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें आपके मिक्सचर होते हैं, जिनमें आप जैसे कि वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, जैसे कि चावल में आपके कंकर वगैरह होता है। बहुत से ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनसे आप यूज़फुल प्रोडक्ट्स निकालते हो, जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह जो आप जानते हो वो क्रूड ऑयल होता है, और उनसे हम अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, ये सब हम निकालते हैं। तो आज जो है हम इस चैप्टर में, इस लर्निंग सेशन में हम यही पढ़ेंगे कि सब्सटेंसेस को कैसे एक दूसरे से अलग किया जाता है, एक मिक्सचर से अलग अलग कंपोनेंट्स को कैसे अलग किया जाता है, मिक्सचर क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं और क्या मेथड्स हैं, इसके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए इस लर्निंग सेशन को शुरू करते हैं एक बड़ी सी स्माइल के साथ। हमें सब्सटेंसेस का सेपरेशन पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है ना। तो जो भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो एक काइंड के, एक ही प्रकार के एलिमेंट्स, या अगर वो एक से दो या दो से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट्स से, तत्व से बने हुए होते हैं, तो उनमें क्या होना चाहिए कि उनका फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए। प्योर सब्सटेंसेस को अगर डिफाइन करने को कहा जाए तो क्या कहोगे कि प्योर सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एलिमेंट और मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स बट इन फिक्स्ड रेशियो। अगर वो इसका एक कंडीशन है प्योर सब्सटेंस का कि या तो वो सिर्फ एक ही टाइप के तत्वों से मिलकर बना हुआ हो, और अगर वो एक से ज़्यादा तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है तो उनके बीच में एक फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आगे हम इनके जब टाइप्स पढ़ेंगे तो आप इसको समझ जाओगे। इनके दो टाइप्स होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। तो जो एलिमेंट होता है जिसको हम लोग तत्व कहते हैं, तो आपने तत्व वर्ड सुना होगा कि हमारे हिंदू मैथोलॉजी में कहा भी जाता है कि जो हमारा शरीर है वो पंच तत्व से मिलके बना हुआ है ना। तो तत्व वही एक बेसिक सब्सटेंस होता है, एक बेसिक फॉर्म होता है किसी भी सब्सटेंस का, जिससे कोई भी पदार्थ जो है वो बना हुआ होता है। तो एलिमेंट को अगर कोई डिफाइन करने कहा जाए साइंस के टर्म में, तो ये जो होता है किसी भी सब्सटेंस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है जो सिर्फ एक ही टाइम के, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना हुआ होता है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तब आप पढ़ोगे कि जो भी सब्सटेंस होते हैं वो आपके अणु से मिलकर बने होते हैं। अणु, परमाणु आपने सुना होगा ना। तो वो आपके छोटे छोटे सब्सटेंसेस से मिलकर बने हुए होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं एटम्स। अगर वो सेम काइंड के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। और आप एलिमेंट को फर्दर और इससे छोटे आप नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बड़ी क्लास में, हायर क्लासेस में सीखोगे। अभी आपको बस इतना ही याद रखना है कि किसी भी सब्सटेंस का प्योरेस्ट फॉर्म जिसमें वो सिर्फ एक ही काइंड के एटम से, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना हुआ हो। और एटम क्या होता है? एटम होता है सब्सटेंसेस का सबसे छोटा रूप, और उससे छोटा रूप हो नहीं सकता, ठीक है। तो उन सब से क्या होता है, जैसे कि आप एक घर देखते हो तो घर में क्या होता है कि एक ईंट से मिलके, सारे ईंट मिलके आप एक घर बनाते हैं ना, उसी तरीके से हर एक एटम मिलके क्या बनाता है, एक सब्सटेंस बनाता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कार्बन, ये सब जो जानते हो ये सारे एलिमेंट कहलाते हैं। जो आप सोना देखते हो वो छोटे छोटे अणुओं से मिलके, छोटे छोटे एटम से मिलके बना हुआ होता है। तो उसमें आपका जो गोल्ड होता है वो सिर्फ गोल्ड ही होता है, ठीक है। बाद में उसमें सर्टेन मिक्सचर किया जाता है उनको स्ट्रेंथ देने के लिए, लेकिन अगर आप सिर्फ गोल्ड या सिर्फ आयरन लेते हो, आयरन रॉड लेते हो, तो उसमें सिर्फ आयरन के ही क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, इसीलिए उनको आयरन को एलिमेंट कहा जाता है।
लेकिन कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है कि वो दो या दो से अधिक अलग अलग एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन उनके बीच में एक फिक्स्ड रेशियो होता है। आपने मैथ में पढ़ा होगा, अनुपात के बारे में पढ़ा होगा, तो उनमें क्या होता है कि एक फिक्स्ड रेशियो होता है। जैसे कि अगर आप वाटर को देखोगे तो वाटर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है H2O, ये सब आप जानते होगे ना। इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो 2 टाइम्स होता है और ऑक्सीजन जो है वो 1 टाइम्स होता है। मीन्स आप अगर देखिए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है 2:1 होता है ना। हमेशा वाटर जो है, आप कितना भी वाटर ले लीजिए, चाहे 1 लीटर 10 लीटर आप कितना भी वाटर ले लीजिए, सब में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन होगा वो 2 टाइम्स ही होगा और ऑक्सीजन जो है 1 टाइम्स ही होगा। ये नॉन बात होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है CO2, इसमें ऑक्सीजन 2 टाइम्स होता है और कार्बन 1 टाइम्स होता है। उसी तरीके से शुगर जब जाते हैं तो हम आगे ग्लूकोज वगैरह पढ़ते हैं, अलग अलग तरह के पढ़ेंगे हम, तो उसमें C6H12O6 होता है। ये सब हायर क्लास में पढ़ोगे, आपको भी नहीं पढ़ना। उसी तरीके से सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। तो सबका क्या होता है कि अपना एक फिक्स्ड रेशियो रहता है, वो इसी रेशियो में रहते हैं। आप कितने भी कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, उसमें एक ही कार्बन होगा और 2 ही ऑक्सीजन आपस में मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। एलिमेंट क्या होता है कि जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बना हुआ हो। तो आप चाहे कितना लंबा भी आयरन रोड ले लो, एक छोटा सा सेफ्टी पिन से लेके आपका रेलवे वाला जो ट्रैक होता है लोहे का, वो तक सब में वो क्या होगा कि आयरन के ही एटम से मिल के बना हुआ। लेकिन आप वाटर लीजिए तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम आपस में मिल के बनाते हैं वाटर। तो वाटर क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड हो जाएगा। और अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो इसमें जो हाइड्रोजन है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो एक अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन है वो एक अलग एलिमेंट है। तो दो अलग अलग एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, आपके कंपाउंड बनाते हैं। इसके बाद आपका आता है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, तो नॉर्मली आप जो है ये भुंजिया वगैरह खाते हो, मिक्सचर वगैरह आप नॉर्मल टर्म में कहते हो कि मिक्सचर। तो मिक्सचर में क्या होता है कि आपके अलग अलग, जैसे आप देखते हो आपके काजू, आपके बादाम, आपके नमकीन, ये सब मिले हुए होते हैं ना, लेकिन उनका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता। तो मिक्सचर में वही होता है कि जब आपके दो या दो से अलग सब्सटेंस क्या होते हैं आपस में मिले हुए होते हैं, किसी भी रेशियो में, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर कहने का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो। किसी भी रेशियो में 2 या 2 से अलग सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन जिनमें कोई फिक्स रेशियो ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। तो ये जो मिक्सचर है वो आपके सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग तरह के फॉर्म में आ सकते हैं। जैसे कि ये वाला फॉर्म देखिए आप, तो इसमें देख सकते हैं कि आपका काजू भी है, आपका पिस्ता भी है, बादाम भी है, अलग अलग तरह के नट्स हैं, रेजिन्स वगैरह हैं, लेकिन इनमें कोई फिक्स रेशियो नहीं है ना। आप जब बनाते हो तो ज़रूरी नहीं कि कभी कभी आप जैसे कि आप क्या करते हो कि 250 ग्राम काजू ले लिया, ये ले लिया, तो लेकिन अगर आप इसको एक मुट्ठी आप इसका उठाओ, तो क्या आपको ज़रूरी थोड़ी है कि अगर आप मान लीजिए कि आप एक मुट्ठी आप इधर से उठाते हो, एक मुट्ठी इधर से उठाते हो, तो क्या इसमें ज़रूरी है कि आपके इसमें 1 ग्राम काजू होगा तो 2 ग्राम बादाम होगा ही होगा इस मुट्ठी में। अगर आप दूसरे भी उठाते हो तो उसमें भी 1 ग्राम ही काजू आएगा और 2 ग्राम बादाम आएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो इसमें कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता मिक्सचर का। उसी तरीके से जो वाटर वगैरह का जो मिक्सचर होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो आप टैप वाटर नल का पानी पीते हो, उसमें भी अलग अलग तरह के सॉल्ट्स वगैरह मिले हुए होते हैं, इम्प्योरिटीज़ मिली हुई होती हैं, तो वो भी मिक्सचर है। और आपको पता ही कि जो हमारा एयर है वो भी मिक्सचर ऑफ गैसेज है, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा जो होता है नाइट्रोजन होता है 78%, फिर आपका ऑक्सीजन होता है 21%, और जो भी बाकी के सारे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आपका आर्गन वगैरह, ये सब होता है, वाटर वेपर्स वगैरह होता है। तो आपका ये सॉलिड का एग्जांपल हो गया, ये आपका लिक्विड का एग्जांपल हो गया, ये आपका गैस का एग्जांपल हो गया, जहाँ पे एयर आप देखते हो। ठीक है, इसके बाद अब है एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें सेपरेशन की ज़रूरत क्यों है। ये एग्ज़ाम में लगभग पूछते हैं कि आपको जो है सेपरेशन की ज़रूरत क्यों है, हम चीज़ों को सेपरेट क्यों करते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न आप दे सकते हो कि हम सेपरेशन किसी भी मिक्सचर से अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट इसीलिए करते हैं ताकि जो हमारे क्या होता है, कभी कभी मिक्सचर में अनडिज़ायरेबल, जो हमें नहीं चाहिए, और अनवांटेड और हार्मफुल, क्या यहाँ पे जो है आप हार्मफुल भी लिख सकते हो, हार्मफुल कंपोनेंट्स को हम अलग करने के लिए क्या करते हैं कि हम
सेपरेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप समझिए कि आपके चावल में कंकर, भूसी वगैरह ये सब होता है, तो आपके लिए हार्मफुल है ना। कभी कभी कीड़े भी होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। एक्चुअली कीड़े को हम तो यहाँ नहीं लिखेंगे मिक्सचर में, लेकिन हम सेपरेट करते हैं ना। तो सेपरेशन की ज़रूरत इसीलिए होती है कि जो भी पेबल्स, छोटे छोटे कंकर वगैरह, भूसी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, अनवांटेड हैं, और इन्हीं सब सारी चीज़ों को हम अलग करने के लिए करते हैं। तो एक टर्म आता है फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां या किसान वगैरह भी कभी कभी अपने फ़ायदे के लिए क्या करते हैं कि फूड में जो है जो भी लो क्वालिटी के जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो उनमें मिला देते हैं, एडल्ट्रेट कर देते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि सरसों में किसी और का बीज मिला दिया है ना, मिलावट जिसको आप कहते हो, तो वो मिलावट कर देते हैं। जैसे कि दूध में पानी मिला देते हैं, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो एडल्ट्रेशन में आती हैं, जिसमें हम मिलावट कहते हैं। ठीक है, कोई हार्मफुल वस्तुओं का जो भी सस्ती चीज़ों का क्या करते हैं, मिश्रण कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो उसके लिए हम सेपरेशन करते हैं। इसके बाद क्या आता है कि दूसरा जो रीज़न होता है, टू ऑब्टेन प्योर सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस। हम क्या करते हैं कि अभी आप पढ़ोगे, जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी सब्सटेंस नॉर्मली जो होता है वो क्या होता है कि मिक्सचर के फॉर्म में होता है, और उससे जो है हम उसको प्योरेस्ट फॉर्म में लाते हैं। जैसे कि आप मेटल वगैरह पढ़ोगे तो आपने पढ़ा होगा कि जो मेटल होता है वो अर्थ में मेटल ओर्स के फॉर्म में रहता है, वो लोह अयस्क के फॉर्म में रहते हैं, या जो भी आपके जो मेटल होते हैं वो अयस्क के फॉर्म में रहते हैं। ये ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे आप, और आगे आने वाली क्लासेज में भी पढ़ोगे, तो वो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं रहते। जैसे कि आपने पढ़ा ना कि आयरन एलिमेंट वगैरह, तो वो प्योर एलिमेंट के फॉर्म में नहीं रहते, वो कंपाउंड के फॉर्म में रहते हैं। तो उन्हीं से हम क्या करते हैं, सेपरेट करके हम आयरन को अलग करते हैं, और जो भी दूसरे सब्सटेंसेस हैं उनको अलग करते हैं, उनको प्योरेस्ट फॉर्म में लाते हैं। तीसरा जो होता है सेपरेट यूजफुल कंपोनेंट्स। इसमें जो है आप पेट्रोलियम का एग्जांपल दे सकते हो, जिनमें क्या होता है कि जब आप 8th क्लास में जाओगे तो उनमें पढ़ोगे कि पेट्रोलियम जो होता है वो क्रूड ऑयल होता है, वो धरती के नीचे पाया जाता है। और बच्चे कभी भी पेट्रोलियम को पेट्रोल से कंफ्यूज मत करना। पेट्रोलियम जो है वो एक फॉसिल फ्यूल है, जिससे अलग अलग तरह के फ्यूल्स निकाले जाते हैं। आपके डीजल निकाला जाता है, आपका पेट्रोल निकाला जाता है, आपका केरोसिन ऑयल निकाला जाता है, आपका पैराफिन वैक्स निकाला जाता है, आपका एस्फॉल्ट निकाला जाता है, आपका जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो आपके घर में आता है वो भी पेट्रोलियम से ही निकाला जाता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिर्फ आपके पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं। तो अलग अलग तरह के यूजफुल कंपोनेंट्स भी हैं, वो सेपरेट करने के लिए ये सेपरेशन ज़रूरी है। तो नॉर्मली जो हम सेपरेशन करते हैं, जो हमने पढ़ा कि किसी भी मिक्सचर में अलग अलग सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है, तो इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल टर्म में हम इनको कंपोनेंट्स कहते हैं, जो अलग अलग कंपोनेंट्स मिलकर कोई भी एक मिक्सचर बनाते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है मेथड ऑफ सेपरेशन, कि हम सेपरेशन क्या तरीके क्या क्या होते हैं। तो नॉर्मली आपके जो मिक्सचर होते हैं वो अलग अलग तरह के मिक्सचर्स बन सकते हैं। सॉलिड टू सॉलिड मीन्स आपने सॉलिड चीज़ों को मिलाया है, जैसे आप नमकीन वगैरह खाते हो, वो सारे सॉलिड टू सॉलिड है ना। मीन्स सॉलिड, दो अलग अलग सॉलिड्स को मिलाया है। सॉलिड को आप वाटर में मिला के एक मिक्सचर बना सकते हो, गैस को आप वाटर में मिला के एक मिक्सचर बना सकते हो। गैस और गैस का जो मिक्सचर होता है वो भी एक मिक्सचर, जैसे आपका एयर है तो वो सारे गैसेज हैं वो उनका मिक्सचर होता है। तो जब आपको सॉलिड को सॉलिड से अलग करना होता है तो मेनली जो है सबसे आसान और सबसे फॉरमोस्ट जो आपका मेथड होता है वो होता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में हम क्या करते हैं कि सब्सटेंसेस के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी एक मिक्सचर का, उनको हम सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग हैंड। सिंपल डेफिनेशन, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय हैंड। तो नॉर्मली जो भी आपके ग्रेन्स वगैरह होते हैं, आपकी मम्मी वगैरह देखते होंगे चावल से, गेहूँ से, जो स्मॉल पेबल्स या डर्ट वगैरह, ये हस्क वगैरह, ये सब क्या करते हैं हम सेपरेट करते हैं। तो वो सबसे आसान होता है हैंड पिकिंग। उसके बाद आपका आता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या करते हैं कि जब हम क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं तो वो क्या होता है कि जो भी हमारा ग्रेन होता है, जो भी अनाज होता है, वो चाफ से क्या होता है कवर रहता है। वो प्लांट के एक प्रोटेक्टिव लेयर से क्या होता है कवर रहता है, जिसको आप लोग नॉर्मली भूसी भी कर देते हैं। और जो उनके ऊपर जो परत होती है जो उनको ढक के रखता है, उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, चाफ कहते हैं। ये क्या होता है, आपका चाफ होता है, आपने सबने देखा होगा। तो ग्रेन को चाप से अलग करना ही क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है। तो कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशिंग, तो थ्रेशिंग इज द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ या फ्रॉम इट्स चाफ।
तो ये नॉर्मली आपके हैंड के द्वारा भी किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो किसान वगैरह क्या करते हैं कि नॉर्मली इनको किसी भी हार्ड सब्सटेंस पे पीटते हैं, या एनिमल्स के द्वारा भी किया जाता है, जो भी बुलक या बफेलो वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं कि नीचे पूरा क्रॉप बिछा देते हैं, वो फसलें जो है वो जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है उनको बिछा देते हैं और उनके ऊपर जानवर को चलाते हैं, जिनके उनके हुप्स से क्या होते हैं कि वो सारे फसल जो हैं वो चाफ से अलग हो जाती है। तीसरा जो आपका आजकल ज़्यादा यूज किया जाता है वो मशीन्स का यूज किया जाता है, जिनको हम लोग थ्रेशर कहते हैं। और थ्रेशर से क्या होता है कि आपका जो ग्रेन है वो चाप से अलग हो जाता है। तो समटाइम्स क्या होता है कि इसके साथ साथ क्या होता है कि जब चाप से अलग करते हैं तो हमारे ग्रेन्स के साथ साथ बहुत सारे हस्क, वो जो भूसी वगैरह होता है वो भी आ जाता है और आपके चाफ के भी कुछ सब्सटेंसेज आ जाते हैं। तो इसके लिए हम अलग अलग मेथड निकालते हैं, या तो आप नॉर्मली हैंड पिकिंग से कर सकते हो, या आप विनोइंग से कर सकते हो, या सीविंग हम करते हैं। तो विनोइंग क्या होता है? विनोइंग में आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो आपके भूसी वगैरह होते हैं वो हल्की होती है ना, तो उनको आप हवा के माध्यम से, गांव में देखा होगा कि वो लोग जो है उनको हवा के माध्यम से क्या करते हैं, उनको अलग करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि विनोइंग इज़ द सेपरेशन ऑफ हैवियर कंपोनेंट्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होगा वो हैवियर होगा फ्रॉम लाइटर वन ऑफ ए मिक्सचर। किसी भी एक मिक्सचर से हैवियर कंपोनेंट्स जो भारी वाले हैं उनको हल्के से अलग करना बाय यूजिंग विंड इज कॉल्ड विनोइंग। तो आप यहाँ पे बाय यूजिंग विंड भी लिख सकते हो आप। तो इसके मदद से हम, विंड की मदद से क्या करते हैं, हम सेपरेट करते हैं अपने हैवियर कंपोनेंट्स को लाइटर कंपोनेंट्स। तो ये हमारा विनोइंग कहलाता है। तो इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, जो भी ग्रेन से हम हस्क को अलग करते हैं, भूसी वगैरह को, तो उससे करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक इंसान जो है कैसे वो ग्रेन हैवी होता है तो वो ग्रेन नीचे की चला जाएगा, और जो हवाएं की वजह से क्या हो जाएगी, जो भूसी होंगी वो उड़ उड़ के आपके एक जगह सेटल हो जाएंगी, उड़ उड़ के। फिर अगला आपका आता है सीविंग, जो आप नॉर्मली आपके घर में रोज़ होता हो। जब भी आप चाय छांकना होता है तो चाय भी एक तरीके से आप कह सकते हो मिक्सचर भी मान सकते हो, है ना। उसमें दूध है, चीनी है, चायपत्ती है। तो उससे हम क्या करते हैं कि चायपत्ती को अलग करते हैं, है ना। तो वो कैसे करते हैं, सीव के द्वारा जो करते हैं ना। तो सीव क्या होता है कि उनमें आपके ऐसे नेट का मैश बना होता है, जिनमें एक पर्टिकुलर साइज़ के चीज़ें हैं उनसे पास कर सकती हैं, और बाकी जो उनसे ज़्यादा बड़ी बिगर वन होंगी वो ऊपर ही रह जाती हैं। तो सीविंग में यही करते हैं कि सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर डिफरिंग इन देयर साइजेस। ऐसे मिक्सचर जिनमें अलग अलग साइजेस के कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, उनको हम क्या करते हैं, सीव की मदद से अलग करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सीविंग कहते हैं। तो जैसे कि आप देखते होंगे कि जो भी आटा होता है आपका, उसको हम चाफ से, जो चोकर होता है, जब हम आटा पिसवाते हैं तो उनके चोकर वगैरह रहते हैं, तो उनसे अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, व्हीट फ्लोर को हम सीव से अलग करते हैं। या नॉर्मली जो भी ग्रेन वगैरह जब होता है तो ग्रेन को भी आपकी मम्मी वगैरह देखते होंगे वो उससे अलग करते हैं। तो जो कंकर वगैरह या जो चाप वगैरह वो ऊपर रह जाते हैं और नीचे आपका सब्सटेंस नीचे चला जाता है। या जो आप घर बनाते हुए समय देखते होंगे कि जो रेत होती है उनको भी क्या करते हैं, वो बालू वगैरह, रेत वगैरह जो भी होती है उनको भी वो सीव करते हैं, जो कि कंकर वगैरह बाहर रह जाती हैं और आपका बालू नीचे गिर जाता है। तो ये सीविंग होता है। तो विनोइंग में क्या होता है कि आपके हैवियर टू लाइटर, आपका क्या होता है कि हैवियर सब्सटेंसेस को लाइटर से हल्के से करते हैं, और सीविंग में हम क्या करते हैं कि बिगर सब्सटेंसेस को स्मॉलर से अलग करते हैं। तो यह तो हमने सॉलिड टू सॉलिड पढ़ा। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन अ सॉल्यूशन, अगर कोई भी एक सब्सटेंस सॉल्यूशन में हो तो क्या कैसे सेपरेट करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ समझना चाहिए कि सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल का मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी हैं। सॉल्यूबल सब्सटेंसेस वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी भी लिक्विड में क्या हो, डिजॉल्व हो जाए, ठीक है, किसी भी लिक्विड में डिजॉल्व हो जाए ईजिली। और जैसे कि एग्जांपल के लिए शुगर जो है आपके वाटर में डिजॉल्व हो जाता है कम्प्लीटली। इनसॉल्यूबल का वैसे सब्सटेंसेस जो कि आपके लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होते, और इसके एग्जांपल हैं आपके सैंड, चॉक पाउडर। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। फिर आपका आता है सेपरेशन ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड्स। अगर मुझे इनसॉल्यूबल सॉलिड्स को अगर सेपरेट करना हो, जो आपके घुले हुए नहीं है, जैसे आपको पानी से सैंड को, क्ले को, ये सब को अलग करना हो, तो क्या करेंगे। तो सबसे आसान तरीका होता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो व्हाट इज सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसॉल्यूबल सॉलिड इन अ सॉल्यूशन। क्या करना होता है सेडिमेंटेशन में कि कोई भी अगर आपका एक सॉल्यूशन है, उसमें अगर इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स घुले हुए हैं, तो अगर वो पूरी तरह से घुले नहीं हैं, उनमें मिले हुए हैं,
तो उनको क्या कीजिए कि आप थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए, 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, तो जो भी हैवियर जो भी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं, प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इंसॉल्युबल सॉलिड इन अ सॉल्यूशन। सेटल डाउन होने के बाद हम क्या करते हैं कि जो भी फिर हम डिकंटेशन करते हैं। डिकंटेशन क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट ऑफ क्लीन लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग सेडिमेंट। तो यही जो आपका, जैसे कि इसको देखिए, ये जो है आपका नीचे जो आपका डस्ट पार्टिकल जो भी सेटल हुआ है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंट कहते हैं। जो भी आपका नीचे सेटल हो जाता है ना, इंसॉल्युबल सॉलिड जो आपका सेटल होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंट कहते हैं। और इसी सेडिमेंट को बिना डिस्टर्ब किए हुए आपका जो सुपरनेटेंट होता है, जो आपका प्योर क्लीन आपका एक वाटर जो होता है या कोई भी क्लीन लिक्विड होता है, उसको दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करना, पोर आउट करना, वही क्या कहलाता है, हमारा डिकंटेशन कहलाता है। तो सेडिमेंटेशन होता है कि सेटलिंग डाउन ऑफ आपके जो भी डस्ट पार्टिकल या जो भी आपके इंसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनका। और डिकंटेशन इज पोरिंग आउट ऑफ आपका सुपरनेटेंट या क्लीन वाटर या क्लियर वाटर, जो भी आप कह सकते हो, उनको आप दूसरे कंटेनर में। तो दिस प्रोसेस इज डिकंटेशन एंड दिस इज सेडिमेंटेशन। नाउ आप दूसरा जो आपका होता है इंसॉल्युबल पार्टिकल्स को अलग करने का, वो होता है आपका फिल्ट्रेशन। तो नॉर्मल डेली लाइफ में आप फिल्ट्रेशन करते होते हो, आपके घर में आरओ फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, वो हाईली होते हैं, इलेक्ट्रिक होते हैं, उनमें भी फिल्टर्स लगे होते हैं, फिल्टर मेम्ब्रेन लगे हुए होते हैं जो कि सीव की तरह काम करते हैं। और आपके फिल्टर मेम्ब्रेन में क्या होता है ना कि वो आपके एक पार्टिकल्स को, एक पर्टिकुलर साइज़ के पार्टिकल्स को वो पास करने देते हैं, और जो भी बड़े साइज़ के होते हैं उनको वो पास करने नहीं देते। तो ये बिल्कुल सीव के जैसा ही है, लेकिन सीव में जो आपके जो सीव में जो होल्स होते हैं, सीव के जो होल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, और फिल्टर में बहुत ही छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि पानी में भी घुले हुए होते हैं, उनको भी वो अलग कर लेते हैं। तो फिल्ट्रेशन वही है कि सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड सॉल्यूशन यूजिंग फिल्टरिंग डिवाइस। किसी भी फिल्टरिंग डिवाइस की वजह से मदद से आप क्या करते हो कि इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड सॉल्यूशन से अलग करते हो। तो फिल्टरिंग डिवाइस में मेनली आपके फ़िल्टर पेपर वगैरह आते हैं, फ़िल्टर पेपर हो जाता है, ठीक है, आपका मसलिन क्लॉथ आ जाता है। तो जो मसलिन क्लॉथ वाइट कलर का जो आपने देखा होगा, जिससे जो हलवाई वगैरह जो है, जिनसे आपके मिठाई बनाने वक्त वो नहीं आपके जो भी चीज़ वगैरह जिसमें रखा हुआ होता है, ढक के जिससे रखते हैं वाइट कलर का, तो वो मसलिन क्लॉथ होता है, उससे भी आप कर सकते हो। या आपके आरओ फिल्टर्स वगैरह, उनसे आप कर सकते हो। फिल्टर मेम्ब्रेन वगैरह आते हैं। तो ये फ़िल्टर पेपर होता है, इसको एक कोन जैसा बनाते हैं और उसको कॉनिकल फ्लास्क में रख के जो भी सॉल्यूशन है उसको हम क्या करते हैं, पास करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनसे लिक्विड जो है ईजिली पास हो जाता है, और जो भी इनसॉल्युबल आपका सॉलिड होता है वो यहीं पे आपका रह जाता है। तो इस तरीके से हम इनसॉल्युबल सॉलिड्स को अलग कर सकते हैं सॉल्यूशंस। अब क्या करना हो कि अगर सॉल्युबल सॉलिड्स को अलग करना है, जैसे कि मान लीजिए चीनी को या नमक को अलग करना है, जो कि पानी में ईजिली घुल जाते हैं, उसको कैसे अलग करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहला आपका आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि आप सबने कंडेंसेशन, इवापोरेशन, वेपराइजेशन पढ़ा होगा। तो कंडेंसेशन जो है वो प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। किसी के भी वाटर वेपर से बैक टू इस लिक्विड फॉर्म में आने को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हो कि एक क्या है, केटल में कोई चीज़ गर्म हो रही है, ठीक है, उसके भाप को यहाँ पे आपने एक पैन लगा दो, तो उसके बाद देखोगे कि आपका जो भी ये जो है जो वाटर वेपर है वो ठंडा होकर फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। तो इसका यूज कहाँ कर सकते हैं? अब मानिए कि कोई भी एक अलग अलग लिक्विड्स आपका क्या है, सॉल्यूबल है, ठीक है। आपको क्या करना है कि सॉलिड को कंटेनर में रखना है, लेकिन लिक्विड को अलग करना है, ठीक है। तो लिक्विड को अलग करने के लिए आपको लिक्विड आपको चाहिए। तो लिक्विड को अगर अलग करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उनको गर्म करते हैं, और उनके बाद उनको क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं। जैसे कि जब भी आप रोज़ एसेंस वगैरह, एसेंस जो भी आपको रोज़ ऑयल वगैरह मिलता है या जो रोज़ का परफ्यूम वगैरह मिलते हैं, उनको क्या किया जाता है, ऐसे ही अलग किया जाता है। उनको पहले गर्म किया जाता है, फिर उनको ठंडा करके उनको वाटर वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उनको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जब हमें लिक्विड को अलग करना हो तो हम क्या करेंगे, कंडेंसेशन करते हैं। इवापोरेशन में आपने सबने पढ़ा हो कि इवापोरेशन जो है वो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस फॉर्म, मीन्स उनको वेपर में चेंज करना।
तो वेपोराइजेशन और इवापोरेशन एक जैसा ही होता है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि वेपोराइजेशन में हम नीचे से गर्म करते हैं और इवापोरेशन मेनली जो है आपके सरफेस वाटर से होता है, सनलाइट की वजह से सरफेस में होता है, और सरफेस वाले जो वाटर्स होते हैं वो आपके इवापोरेट होते हैं। तो ये चीज़ें हम आगे चल के सीखेंगे या आपने पढ़ रखा होगा। तो इवापोरेशन की मदद से भी जो हम क्या करते हैं कि जो भी वाटर होता है वो इवापोरेट हो जाता है, और जो भी आपके सॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं वो आपके पीछे रह जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे समुद्र में नमक घुला हुआ होता है वो सॉल्टी होते हैं, तो जो आपके सॉल्ट बनाए जाते हैं वो आपके समुद्र के पानी से बनाए जाते हैं, ठीक है। उनकी क्यारियाँ बना दी जाती हैं और उनको क्या किया जाता है, इवापोरेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। तो धीरे धीरे वो इवापोरेट होते रहते हैं और जो भी आपके सॉल्ट रहते हैं वो लैब पीछे रह जाते हैं। ये काम जो है आप अपने लेबोरेटरी में भी कर सकते हो कि आप किसी भी वाटर में आप सॉल्ट घोल लिए, ठीक है, और उसके बाद उनको गर्म कीजिए। तो धीरे धीरे वो क्या होगा कि जो भी वाटर होगा वो वेपराइज हो जाएगा और आपके जो सॉल्ट होंगे वो आपके कंटेनर में ही बचा रह जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक सॉल्ट के सॉल्यूशन से सॉल्ट को अलग कर लिया, ठीक है जी। इसके बाद आपका आता है, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम वाटर में जितना चाहे उतना ही किसी चीज़ को घोल सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहे चीनी, तो जितना चाहे उतना चीनी घोल सकते हो। तो ये आपने देखा भी होगा, नहीं। इसका सीधा जवाब है नहीं। आप किसी भी वाटर में या किसी भी लिक्विड सब्सटेंस में आप किसी भी सब्सटेंस को उतना ही घोल सकते हो जब तक उसका सैचुरेशन नहीं आ जाता। ये सैचुरेशन क्या होता है? तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, और उसके बाद हम समझेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो नॉर्मली सबसे पहले जो किसी भी सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है कि वो सब्सटेंसेस जिनको वाटर या किसी भी दूसरे लिक्विड में क्या किया जाता है, डिजॉल्व किया जाता है। एक चीज़ बच्चे आप समझ लीजिए कि सिर्फ वाटर का ही सॉल्यूशन नहीं बना जाता, आपके दूसरे लिक्विड जो होते हैं उनमें भी चीज़ें घोली जाती हैं, उनमें भी चीज़ें डिजॉल्व की जाती हैं। अब तक आप पढ़ते रहते थे कि जो भी सॉल्यूशन बनते हैं वो सिर्फ वाटर के बनते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है, आप दूसरी चीज़ों में भी आप सॉल्यूशन बना सकते हो। तो सॉल्यूट जो होता है वो क्या होता है कि वो सब्सटेंसेस जिनको आपके पानी में घोला जाता है या दूसरे लिक्विड में घोला जाता है, जैसे कि चीनी या आपका नमक, ये आपका सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट क्या होता है कि वो लिक्विड सब्सटेंस जिनमें आपके कोई भी सॉल्यूट को घोला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो आपका जो पानी होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ये चीज़ समझ गए कि सॉल्यूट क्या होगा, जिनको घोला जाएगा, और जिनमें घोला जाएगा उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या होता है, तो होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। होमोजीनस मीन्स होता है कि एक ही प्रकार के जो भी मिक्सचर बनाए जाते हैं जिनमें आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि हमेशा जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका चीनी ज़्यादा होता है और पानी आप कम घोलते तो वो सॉल्यूशन नहीं बनता। हमेशा आपका पानी ज़्यादा होता है और आपका चीनी क्या होता है, कम होता है। तो जैसे कि अगर आप वाटर देखो तो वाटर हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और आपका जो शुगर है वो क्या होगा, कम होगा। तो अब एक बात जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम चीनी को जितना चाहे उतना घोल सकते हैं, तो नहीं। एक क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें आप फर्दर अब और सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व कर सकते किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, वैसे को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ये हमने गिवन टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर को अकाउंट में क्यों लिया, तो ये चीज़ हम आगे अभी समझेंगे कि किसी भी सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी होती है, कि हम उसमें कितना सब्सटेंस घोल सकते हैं, वो टेम्परेचर पे डिपेंड भी करता है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी होता क्या है, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस का कितना एक्सटेंट होता है कि वो अपने अंदर किसी भी सब्सटेंस को घोल सकता है। तो एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन एनी सॉल्वेंट, किसी भी सब्सटेंस का सॉल्वेंट में वो कितना घुल सकता है वो क्या कहलाता है, उसका सॉल्युबिलिटी कहलाता है। तो नॉर्मली इनको क्या करते हैं कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कोई भी कितना घुल सकता है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे कि अगर आप देखिए तो जो शुगर की सॉल्युबिलिटी जो है वो थोड़ी नमक से कम होती है, नमक आपका जल्दी घुल जाता है, आपका शुगर जो वो थोड़ा धीरे सॉल्युबल होता है। उसी तरीके से आपका जो
चॉक पाउडर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत बहुत कम या एक्चुअली वो इनसॉल्युबल ही होते हैं। तो ये जो सॉल्युबिलिटी होती है वो आपको बताता है कि आपका जो सब्सटेंस है वो आपके किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है या नहीं होगा और कितना ज़्यादा सॉल्युबल होता है। नॉर्मली जो आपका सॉल्युबिलिटी है वो आपके टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है बढ़ता जाता है। तो आप किसी भी चीज़ को, अगर आपको चीनी को जल्दी घोलना है पानी में तो आप उसको गर्म कर दीजिए, ऐसा कहा जाता है। गर्म करोगे तो वो चीज़ क्या होती है, जल्दी घुल जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो नॉर्मली हाई टेम्परेचर पे जो आपके सॉलिड सॉल्यूट होते हैं, जैसे कि नमक हो गया, चीनी हो गया, तो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ये आपके जल्दी घुलते हैं। लेकिन जो गैसियस सॉल्यूट होते हैं ना, जैसे कि आपके पानी में ऑक्सीजन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह घुला हुआ होता है, तो वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ उनका जो सॉल्युबिलिटी होता है वो कम हो जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिए कि आपका जो हाईएस्ट टेम्परेचर पे जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका सॉलिड सॉल्यूट तो जल्दी घुल जाएगा, लेकिन जो गैसेज होंगे वो आपके कम घुलेंगे। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? नॉर्मली आप जानते हो कि आपके वाटर में भी गैसेज जो हैं वो घुली हुई होती हैं। तो आप कहाँ कहाँ आप ये चीज़ें देख सकते हो? तो नॉर्मली जो भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, एरेटेड ड्रिंक जो हम कहते हैं, जो भी आप कोका कोला, स्प्राइट वगैरह या जो भी आप पीते हो, उनमें जो आप बबल्स देखते हो ना, वो जो फिज आपके बनते हैं, वो बबल्स जो आपके मेनली कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनते हैं। तो जो बबल्स होते हैं वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही होते हैं। तो आपके उनमें जो सॉफ्ट ड्रिंक में होते हैं उनमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ होता है। उसी तरीके से आपके वाटर में आपके कार्बन डाइऑक्साइड और आपके ऑक्सीजन घुले हुए होते हैं। तो जो भी आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन वो खुद से बनाते हैं। उसके बाद आपका जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स, ये जो सांस लेते हैं ये आपके ऑक्सीजन का क्या करते हैं, यूज करके सांस लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके। तो आपके जो वाटर में जो आपका ऑक्सीजन मिला हुआ होता है, इसी से वो क्या करते हैं, मछलियाँ वगैरह, आपके जो भी आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ये सारे क्या करते हैं, इसी से रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। समर सीज़न में क्या होता है कि समर सीज़न में आप जानते हो कि आपका टेम्परेचर राइज़ कर जाता है, और आपको पता है कि टेम्परेचर राइज़ करने के साथ साथ क्या होता है कि आपका जो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में कम हो जाती है। तो आपके क्या होगा, वाटर में जो आपका ऑक्सीजन लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसी ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होता है कि आपके जो मछलियाँ वगैरह गर्मी के सीज़न में क्या होते हैं, मर जाती हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, और प्योर सब्सटेंसेस में हमने पढ़ा कि एलिमेंट होते हैं और कंपाउंड होता है, वो प्योरेस्ट होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलकर बने हुए होते हैं। और अगर दो एलिमेंट से बने हुए होते हैं तो वो एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है कि अलग अलग कंपोनेंट्स मिलकर बनते हैं, लेकिन उनका कोई एक फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा कि सेपरेशन की ज़रूरत क्यों होती है, और सेपरेशन के अलग अलग तरीके पढ़े कि सॉलिड को सॉलिड से अलग करना है, अगर सॉल्यूशन से अलग करना है तो उसमें इनसॉल्युबल सॉलिड को कैसे अलग करेंगे और सॉल्युबल सॉलिड्स को कैसे अलग करेंगे। हमने पढ़ा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। और एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सिर्फ आपके सॉलिड सॉल्यूट, जैसे कि सॉलिड सॉलिड कहने का मतलब वैसे सॉल्यूट जिनको घोला जाता है और वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे कि आपके चीनी हो गया, आपका नमक हो गया, तो ये सारे जो होंगे आपके सॉलिड सॉल्यूट्स होंगे। और जो गैसेस होता है उनका क्या होता है कि उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ वो घट जाती है। तो ये इसी के साथ आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं वहाँ पे आपको जवाब दे सकता हूँ। और इसी के साथ अपना ध्यान रखिए, सेफ़ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।